सो स्क्रीन दिख रहा है आपको दोनों को भी? हाँ हाँ, देख रहे। ओके। तो ये जो सिलेबस है ये ऑटोमोटिव प्लास्टिक प्रोडक्ट डिज़ाइन के रिलेटेड है। ओके। हम्म। हम्म। तो अब कैसा होता है कि तो बेसिकली मेरे पास बहुत सारे रिक्वेस्ट आते हैं स्टूडेंट के कि हमको ना कंप्लीट सिस्टम सिखाओ। मतलब कंप्लीट सिस्टम मतलब कंप्लीट जो डोर पैनल है वो, या कंप्लीट कंसोल, कंप्लीट आईपी सिस्टम। ओके। बट ये पॉसिबल नहीं होता है टीचिंग में। और जब आप कंपनी में भी काम करते हो तो आप जो है एक टीम होती है उसके मेंबर होते हो। ठीक है। तो कंसोल में कैसा होता है कि सपोज कंसोल, आपको पता होगा किस तरह से होता है कंसोल। हाँ। ओके। तो इस तरह से जो है कंसोल कार के होते हैं। ठीक है। ये वाला दिख रहा है आपको स्क्रीन में? हेलो। हाँ हाँ, दिख रहे। हाँ, हाँ दिख तो ये रहे। कभी कभी कुछ कंसोल होते हैं वो 10 पार्ट के होते हैं, कुछ मतलब जैसे कार की जो मतलब कोई मारुति 800 कार है। ओके। ये लो बजट कार है तो उसके कंसोल में ज़्यादा फीचर नहीं होंगे तो उसके नंबर ऑफ कंपोनेंट भी कम होंगे। और कोई हम्म। अच्छी कार होती है जैसे मर्सिडीज लो। ओके। उसमें क्या होता है कंसोल में नंबर ऑफ पार्ट 20 भी हो सकते हैं क्योंकि जो फीचर प्रोवाइड किए जाते हैं वो ज़्यादा होते हैं। तो आप क्या करते हो कि एक टीम होता है उसमें मैनेजर होता है, देन टीम लीड होता है। उसके बाद फिर आप डिजाइनर्स आते हैं उसके अंदर। डिजाइनर को प्रोजेक्ट इंजीनियर भी कहते हैं, कोई कुछ कंपनीज में एग्जीक्यूटिव कहते हैं। तो अगर कंसोल 10 पार्ट का है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ 2 और 3 पार्ट के लिए ही होती है। ओके। आपका रोल होता है कि वो 2 से 3 पार्ट है उसको प्रॉपर तरीके से डेवलप करे। जो भी प्लास्टिक प्रोडक्ट डिजाइन के रिलेटेड टेक्निकल चीजें हैं उसका यूज करके कैड में इम्प्लीमेंट करके आपको वो 2 से 3 पार्ट डेवलप करना है। और कैसा होता है कि कंपनी में जब आप कंसोल एक प्रोजेक्ट है और इसके ऊपर वर्क करते हो तो एक टाइमलाइन डिसाइड की जाती है कस्टमर से कि 5 महीने में या 4 महीने में हमको डिजाइन है वो प्रॉपर तरीके से करके रेडी चाहिए। तो फिर उसमें क्या होता है कि आप एक एज अ रिसोर्स वर्क करते हो। अगर टाइमलाइन कम होती है तो आपके जो टीम के मेंबर है, नंबर ऑफ मेंबर्स वो इंक्रीज हो जाते हैं उसके अंदर। तो ये बात सबसे पहले अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि कंप्लीट कंसोल पे आप अकेले ही काम करते हो या कंप्लीट डोर पे आप अकेले ही काम करते हो। ऐसे नहीं होता है। ओके। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ओनली 2 to 3 पार्ट्स। और उस पार्ट को इंडिपेंडेंटली आपको किस तरह से डेवलप करना है वो आपको आना चाहिए। उसके बाद अगर आपका लीड, आपके मैनेजर और कभी कभी कस्टमर मीटिंग होती है तो उसमें आपको आपके पार्ट रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन दी जाती है कि हमको इस तरह से पार्ट चाहिए। उसको रिक्वायरमेंट करते हैं, कहते हैं कस्टमर रिक्वायरमेंट। और कुछ रिक्वायरमेंट इंटरनल टीम से भी आती है तो वो रिक्वायरमेंट आपको अंडरस्टैंड होके आपको आपका पार्ट डेवलप करना होता है कंपनी में। ठीक है। तो ये मतलब जब भी आपको क्लास से सरफेस जो कस्टमर से आता है, कस्टमर को ओईएम भी कहते हैं, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर। और कस्टमर कौन होता है जैसे महिंद्रा, टाटा, स्कोडा, मर्सिडीज, वीडब्ल्यू, विनफास्ट, ये कस्टमर होता है। और एक क्या करता है कि एक क्लास से सरफेस होता है, उसकी 0 mm की थिकनेस होती है और वो हमको देने के बाद हम उसके ऊपर प्रोसेस करते हैं, एक वर्क करते हैं और एक कंप्लीट पार्ट डेवलप करते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि ये क्लास से सरफेस क्या होता है। ठीक है। यहाँ तक आपको अंडरस्टैंड हुआ? यस सर। ओके।
तो क्लास से सरफेस क्या होता है, अभी ये देखो एक कार है और जो भी मतलब आपको विजिबल होता है आपके आंखों से उसको क्लास से सरफेस कहते हैं। जैसे अभी यहाँ पे हेडलैम्प है और ये जो बाहर से जो चीजें दिखती है आपको, इट इज कॉल्ड क्लास से सरफेस। जो भी इसके अंदर भी कोई पार्ट होगा बेजल का, ओके, वो आपको विजिबल है, उसको क्लास से सरफेस कहते हैं उस बेजल का। ये लेंस है, लेंस का ये सरफेस। ये बम्पर है आगे, यहाँ पे जो सामने दिख रहा है, इट इज ए सरफेस। ए सरफेस उसको एस्थेटिक सरफेस भी कहते हैं, उसको कैस भी कहते हैं। ओके, आप इनसाइड में देखेंगे यहाँ पे ये पूरा कंसोल है और जो आपको दिख रहा है ये ए सरफेस आईपी है, वो ए सरफेस। बैक साइड में टेल लैम्प है। जो भी आपको आगे से दिखता है उसको एस्थेटिक सरफेस, कैस, ए सरफेस कहते हैं। और हमारा काम होता है कि वो जो क्लास ए सरफेस है उसका एनालिसिस करे, उसका कस्टमर को फीडबैक दे कि वो मैन्युफैक्चरिंग के लिए पॉसिबल है या नहीं। और उसके बाद हम, अगर वो मैन्युफैक्चरिंग के लिए पॉसिबल होती है तो उसके ऊपर हम हमारा प्रोडक्ट डेवलपमेंट का वर्क स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले प्रोडक्ट डिजाइन लर्न करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि कस्टमर से आपको इनपुट क्या मिलता है और आपको उसके ऊपर क्या वर्क करना है फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। ओके, तो ये आपको सबसे पहले आना चाहिए। अब देखो इस तरह से आपको सरफेस मिलता है, ये सरफेस, इट इज कॉल्ड ए सरफेस, क्लास ए सरफेस, एस्थेटिक सरफेस। ये क्या है, एयर बैग कवर है। आपने देखा होगा एयर बैग कवर होता है कार में, ओके, आईपी में। अब हम क्या करते हैं, इसको मेजर करते हैं। इसका थिकनेस मैं आपको बताता हूँ। इसको थिकनेस नहीं होता है, 0 mm इसकी थिकनेस होती है। तो इसको हम क्या करते हैं, एक तो पहले इसका एनालिसिस करते हैं। मतलब ये जो स्टाइल है इसको हम चेक करना होता है हमको कि ये आगे जाके पार्ट एक्चुअल फिजिकल मोल्ड के अंदर बनेगा या नहीं। ये हमको पहले हमारा जो वर्क है उसको स्टार्ट करने के पहले ही हम इस स्टाइल को चेक करते हैं, उसको स्टाइल एनालिसिस करते कहते हैं। या गिवन जो इनपुट है उसमें कुछ गलती है या नहीं, ओके, ये ओके है या नहीं आगे काम करने के लिए, इसको चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर ये जो गिवन स्टाइल है आपने इसको ठीक से चेक नहीं किया, इसमें कुछ डिफेक्ट है और ये फिजिबल नहीं मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो फिर आप इसको डेवलप नहीं कर सकते। तो उसका एक पहले एक प्रोसेस होता है स्टाइल एनालिसिस का, आपको वो प्रोसेस से इसको चेक करना होता है। देन ये जो सरफेस है इसको एस्थेटिक सरफेस कहते हैं। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, ये जो सरफेस है इसको एक थिकनेस देते हैं, यूनिफॉर्म थिकनेस। तो मिनी अप्रोक्सीमेट जो थिकनेस रेंज है ये 2.5 to 3 mm तक कंसिडर किया जाता है ऑटोमोटिव प्लास्टिक डिजाइन में। तो जब आप थिकनेस देते हैं तो ये जो थिकनेस देने के लिए हम क्या करते हैं, ए सरफेस को ऑफसेट करते हैं, उसको बी सरफेस कहते हैं। ओके, ये नॉन एस्थेटिक सरफेस होता है और बी सरफेस का यूज करके हम हमारा जो पार्ट है उसको एक यूनिफॉर्म थिकनेस देते हैं। और देन उसके बाद ये जो बी सरफेस क्रिएट होता है इसको हमको क्लोज करना होता है और इसके क्लोजिंग के लिए हम एक सरफेस क्रिएट करते हैं, उसको हम सी सरफेस कहते हैं। ओके, तो बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज ए सरफेस, व्हाट इज बी सरफेस एंड व्हाट इज सी सरफेस। तो ए सरफेस एस्थेटिक सरफेस, कस्टमर इनपुट। बी सरफेस जो है हम ए सरफेस का रेफरेंस लेके ऑफसेट करते हैं और ऑफसेट जो होता है वो हमको हमारे पार्ट को जितनी थिकनेस देनी है उतना हम ऑफसेट करते हैं। और सी सरफेस जो होता है वो क्लोजिंग सरफेस होता है। और इस सब के बाद एक हम सॉलिड बॉडी क्रिएट करते हैं, उसको हम क्लोज वॉल्यूम कहते हैं। ओके, सो आपको एटलीस्ट अभी ये स्टेज पे आई थिंक क्लास सी सरफेस क्या होता है ये पता चल गया। इसमें कोई डाउट है आपको क्लास सी सरफेस में? नहीं, नहीं, नहीं। हेलो सर, जो मुझे डाउट है, हाँ बोलो। जो अलग आप बोले अलग अलग पार्ट अलग अलग लोग डिजाइन करेंगे, तो जो असेंबली होगा, मैं कुछ जो सरफेस सी सरफेस थोड़ा अलग डायरेक्शन में ले आऊं
तो और कोई दूसरा डायरेक्शन में लिया होगा तो असेंबल में कुछ प्रॉब्लम मतलब होता है क्या वैसे? नहीं नहीं, अभी कैसा होता है, अभी मेनली कैसा होता है, अभी हमारे पास तो ये सिंगल सिंगल पार्ट होता है। तो ओके। हम क्या करते हैं, ब्लेंड, मल्टी सेक्शन और स्वीपो करके सी सरफेस क्रिएट करते हैं इसका। जी बट सर। आप कंपनी में एनवायरनमेंट में काम करते हो ना, तो अभी सपोज इसके साइड में ही कोई पार्ट है यहाँ पे, हम्म। तो आप क्या करते हो, अभी मैं आपको बताता हूँ, 1 सेकेंड। सपोज यहाँ पे कोई ऐसे ही आपका एक पार्ट है कोई, ठीक है। जी सर। तो यहाँ पे क्या होता है, आपको गैप दिया जाता है, यहाँ पे कितना गैप रखना है। ओके। ओके, तो आप क्या करते हो कि जब एनवायरनमेंट में काम करते हो ना, तो आपके लिए सी सरफेस करना, क्रिएट करना इजी हो जाता है। आप जो आपका सराउंडिंग एनवायरनमेंट है ना, उसका हम्म। सरफेस ले सकते हो रेफरेंस ऑफसेट करके। ओके। ओके, मतलब क्या होता है, प्रॉपर तरीके से इस तरह से मेंटेन हो जाता है गैप, स्ट्रेट स्ट्रेट में, अगर आप एक दूसरे हम्म। का एनवायरनमेंट का रेफरेंस लेते हो। हम्म। ओके, नहीं तो क्या होता है, जी। सपोज आप, ये आपका है एक सरफेस। ओके, और हम्म। ये वाला एक है, ये पार्ट, और ये जो यहाँ का सी, सब ये ड्राफ्ट अपन अपने अंदर ले लिया, इस तरह से बना दिया। हम्म। तो वो क्या होता है, यहाँ पे गैप वो प्रॉपर तरीके से मेंटेन नहीं हो जाता, इस तरीके से हो जाता है वो, ठीक है। जी सर। ओके, इसके लिए अगर ये ऐसा है तो इसका आप रेफरेंस ले सकते हो, और एक प्रॉपर तरीके से आप गैप गैप मेंटेन कर सकते हो। तो जब एनवायरनमेंट के साथ काम करते हो ना, तो सी सरफेस हम्म। क्रिएट करना आपके लिए इजी हो जाता है बहुत। ओके। ओके, ठीक है सर। ये सर। ठीक है। तो फिर ये इसका यूज करके हम जो ये एक पार्ट है पूरा हम डेवलप करते हैं, इसको थिकनेस देते हैं, देन इसके ऊपर 3 to 1 प्रिंसिपल से जो फीचर्स है, अलग अलग फीचर्स ऐड करते हैं। अभी फीचर सिलेक्शन किसके ऊपर डिपेंड होता है, इसका मटेरियल सिलेक्शन किसके ऊपर डिपेंड होता है, देन ये रिप्स हम क्यों डालते हैं। उसके बाद अभी फीचर है, इन फीचर की कितनी मिनिमम हाइट चाहिए, हमने यहाँ डॉगस क्यों यहाँ पे इंसर्ट किया है, देन डॉगस को क्यों कोरिंग की है, यहाँ पे थिकनेस क्यों कम मेंटेन की है। ओके, और अगर हमारा पार्ट ये मेन टूलिंग डायरेक्शन है, इसमें क्लियर नहीं हो रहा है, तो उसके लिए हम स्लाइडर लिफ्टर अरेंजमेंट होती है, वो किस तरह का से, मतलब यहाँ पे उस उसको कंसिडर कर सकते हैं, ये सब आपको आना चाहिए। ओके, सो उसके बाद ही आप जो है सेपरेट आपका इंडिपेंडेंट वर्क कर सकते हो कंपनी में। तो वो जितने भी चीज़ें हैं वो यहाँ पे सिलेबस जो हमारा है उसके अंदर हमने कंसिडर की है। तो पहला जो है ऑटोमोटिव, जो ऑटोमोटिव के अलग अलग पार्ट्स होते हैं उसका हमने इंट्रोडक्शन किया है। जैसे कोई जीईटी होता है और किसी को ये फील्ड में स्विच करना होता है, तो उसको एटलीस्ट कार किस किस कंपोनेंट से बनती है वो पता होना चाहिए। ओके, तो उसका एक यहाँ पे एक सेल्फ लर्निंग प्रेजेंटेशन है, उसमें के पहले 3-4 स्लाइड में आपको बताता हूँ। बाकी तो फिर इंजन, उसकी ट्रांसमिशन सिस्टम रिलेटेड है, वो जस्ट फॉर अपने इंफॉर्मेशन के लिए है। देन स्टैंडर्ड कैड मेथोडोलॉजी फॉर प्रोडक्ट डिज़ाइन। जब भी आप एज अ कैड डिज़ाइन इंजीनियर प्रोडक्ट डिज़ाइन काम करते हो, तो आपको एक स्टैंडर्ड कैड मेथोडोलॉजी फॉलो करनी होती है, ताकि एट द एंड अगर कोई चेंजेस आती है आपके पार्ट में और वो आपने ऊपर 200-300 अगर कोई ऑपरेशंस की है, तो उसके बाद भी आपका पार्ट जो है वो इजीली अपडेट हो जाए। ओके, देन ऑटोमोटिव डेवलपमेंट सिस्टम एंड वर्क फ्लो प्रोडक्ट डिजाइन। तो ऑटोमोटिव डेवलपमेंट सिस्टम का क्या प्रोसेस है, और अगर आप कंपनी में काम करते हो तो दो टाइप की कंपनी होती है, एक सर्विस बेस्ड कंपनी, एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, और उसमें किस तरह से वर्क चलता है आपको पता होना चाहिए। देन प्लास्टिक मटेरियल, सिलेक्शन ऑफ प्लास्टिक मटेरियल, प्लास्टिक मटेरियल कौन सिलेक्ट करता है कंपनी में,
आप किसको मतलब किसके थ्रू आपको ये मटेरियल्स डिराइव होते हैं, डिफाइन होते हैं, ओके, ये आपको पता होना चाहिए। देन हमारे जो भी जितने ऑटोमोटिव के पार्ट है वो इंजेक्शन मोल्डिंग प्रोसेस से क्रिएट हो जाते हैं, तो आपको एक इंजेक्शन मोल्डिंग प्रोसेस डिटेल में पता होना चाहिए। उसके बाद आपको इंसर्ट मोल्डिंग क्या होता है एक ये भी डिटेल में पता होना चाहिए। देन 2K मोल्डिंग और ओवर मोल्डिंग, ये 4 मोल्डिंग, ये इंजेक्शन मोल्डिंग ही है बट उसके सब टाइप्स है, तो ये भी आपको डिटेल में आना चाहिए, क्योंकि कभी कभी पार्ट में उस टाइप की रिक्वायरमेंट होती है और फिर आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए। देन हम क्या करेंगे, एक मोल्ड है, वो मोल्ड प्लास्टिक पार्ट का, उसका डिटेल हम कैड देखेंगे कि उसमें टूलिंग डायरेक्शन क्या है, पार्टिंग लाइन, कोर कैविटी, इजेक्टर पिंस, गेट, स्प्रू, ओके, ये सिस्टम क्या होती है, हमारा पार्ट है किस तरह से बनता है, किस तरह से इजेक्ट होता है, क्या कूलिंग टाइम, क्या साइकिल, और जो मोल्ड है वो किस तरह टाइप के मटेरियल से बनता है, तो ये भी हम देखेंगे। देन उसके अलावा भी अलग अलग प्लास्टिक के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होते हैं, तो ये हमारे जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन के लिए हम इसको भी देखेंगे। जैसे कॉम्प्रेशन मोल्डिंग होता है और एक्सट्रूजन होता है, देन ब्लो मोल्डिंग होता है, तो क्या होता है वो जस्ट हम फॉर हमारे इंफॉर्मेशन के लिए उसको भी हम डिस्कस करेंगे। देन ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है कार एक्सेस सिस्टम, और इसको व्हीकल कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं। तो हम हमारे पार्ट में जब काम करते हैं तो हम मोस्टली हमको करंट एक्सेस सिस्टम पे काम करना है, तो मैं बताऊंगा आपको कि एब्सोल्यूट एक्सेस सिस्टम क्या होता है, करंट एक्सेस सिस्टम क्या होता है और उसके इम्पोर्टेंस क्या होते हैं। और कार एक्सेस सिस्टम मतलब अलग अलग सिस्टम जो कार के, जैसे बम्पर, लाइटिंग, कंसोल, डोर पैनल, आईपी सिस्टम, ये कौन से डायरेक्शन में असेंबल होते हैं, ये भी आपको इसका बेसिक आइडिया चाहिए। देन बेंचमार्किंग स्टडी क्या होता है, इम्पोर्टेंस क्या होता है, अगर आप कंपनी में जाते हो और आपको कोई कहता है कि बेंचमार्किंग स्टडी करो आपका खुद का पार्ट डेवलप करने के लिए, तो आपको कहाँ से इनपुट लेना है, क्या करना है, ओके, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो इसके बारे में भी हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। देन टॉप 10 प्लास्टिक डिज़ाइन कंसिडरेशन है जिनके बिना प्लास्टिक प्रोडक्ट डिज़ाइन पॉसिबल नहीं है, तो उसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। देन व्हाट इज ए बी एंड सी सरफेस इन ऑटोमोटिव ट्रिम्स, देन स्टाइल एनालिसिस ऑफ क्लास ए सरफेस। तो स्टाइल एनालिसिस हम क्यों करते हैं, और उसमें ड्राफ्ट एनालिसिस, ज्योमेट्री चेक, रेडियस और कर्वेचर एनालिसिस, स्टाइल कंपैरिजन, ये चीज़ें हम करते हैं और इनका इम्पोर्टेंस क्या होता है। देन मेथड्स टू क्रिएट द टूलिंग डायरेक्शन, तो ये अलग अलग टूलिंग डायरेक्शन क्रिएशन के मेथड है। हमको अगर कस्टमर से कभी कभी ओनली ए सरफेस आता है, तो हमको खुद को ही उसका टूलिंग डायरेक्शन फाइंड करना होता है। क्या टेस्ट में भी हमको खुद से उसका टूलिंग डायरेक्शन फाइंड करना होता है। तो ये शॉर्टकट्स है जिनका यूज़ करके आप एक प्रॉपर टूलिंग डायरेक्शन फाइंड कर सकते हो कम टाइम में। देन क्लोज वॉल्यूम क्रिएशन है, तो उसमें हम क्लोज वॉल्यूम जब भी क्रिएट करेंगे तो उसकी हिस्ट्री किस तरह से मेंटेन करनी है। देन हम क्लोज वॉल्यूम के एक्सरसाइज लेंगे बेसिक टू एडवांस, तो टोटल नंबर ऑफ क्लोज वॉल्यूम एक्सरसाइज हम 10 लेंगे, 5 मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा, 5 आपको प्रैक्टिस को दूंगा। तो इसमें पहले 3 क्लोज वॉल्यूम सिंपल हो गए, जो एक ही मेन टूलिंग डायरेक्शन में क्लियर हो गए, बट जो 2 क्लोज वॉल्यूम हो गए उसमें स्लाइडर लिफ्टर रिक्वायरमेंट होगी, ओके, वो एक सिंगल मेन टूलिंग डायरेक्शन में क्लियर नहीं हो गए, बिकॉज कंपनी में हम काम करते हैं। अगर आप कोई पार्ट ए सरफेस का टूलिंग डायरेक्शन उसको क्रिएट करे और उसका ड्राफ्ट एनालिसिस करके चेक करते हो, बट वो क्लियर नहीं हो रहा है पार्ट किसी एरिया में, तो दैट टाइम वहाँ पे स्लाइडर अरेंजमेंट रिक्वायरमेंट है या लिफ्टर अरेंजमेंट रिक्वायरमेंट है या नहीं, ये आपको पता होना चाहिए, ओके। अगर सपोज स्टाइल में ही प्रॉब्लम है तो वो भी आपको आइडेंटिफाई करते आना चाहिए, और आइडेंटिफिकेशन होने के बाद आपको क्या स्टेप लेना है उसके रिलेटेड वो भी आपको पता होना चाहिए, तो ये भी मैं आपको डिटेल इसमें बताऊंगा। देन अलग अलग प्लास्टिक फीचर्स है विथ इसके जो फंक्शनल डायमेंशन है उसको हम देखेंगे कि हर जो जिस तरह से हम इसको क्रिएट करते हैं, तो हर जो भी चीज़ क्रिएट करते हैं उसको जो डायमेंशन देते हैं, तो उसका
कोई ना कोई इम्पोर्टेंस होता है, तो उसको हम क्रिएट करके कैड में उसके डिटेल फंक्शनल डायमेंशन को भी डिस्कस करेंगे, ताकि आप जो है 3-to-1 प्रिंसिपल होता है जिसका यूज करके हम फीचर्स ऐड करते हैं पार्ट पे और उसका जो असेंबली है उसमें पोजिशनिंग करते हैं, तो आपको पता हो जाए। फिर उसके बाद रोबोस्टनेस ऑफ प्लास्टिक है, तो इस जो प्लास्टिक पार्ट है उसके ऊपर अलग अलग टाइप के रिब्स होते हैं, ब्रिक्स रिब्स, हनीकॉम रिब्स, सिलेंड्रिकल रिब्स। तो ये रिब्स हम क्यों ऐड करते हैं, ये रिब ऐड करना है, ये इनपुट आपको कौन देता है, ओके, कहाँ से आता है आपको, तो ये भी हम इसको देखेंगे। देन चैम्पर एंड फिलेट पार्ट पे, प्लास्टिक पार्ट पे देते हैं हम, तो फिलेट जब देते हैं तो उसका एक रूल है, उसको किस तरह से देना है, तो उसको भी हम देखेंगे। ओके, देन 3-to-1 प्रिंसिपल, हमारा पार्ट जो है हमको, हाँ, जो उसके सराउंडिंग एनवायरनमेंट पार्ट होते हैं उसके ऊपर फिक्स करना होता है, ताकि वो कहाँ पे मूव ना हो और प्रॉपर तरीके से मैकेनिकल स्टेबिलिटी अचीव करके फिक्स हो जाए। देन पावर कॉपी ऑफ फीचर्स, तो इसमें हम अलग अलग जो है फीचर्स होते हैं उसकी पावर कॉपी करेंगे। तो बेसिकली कंपनी में क्या होता है कि पहले से ही लाइब्रेरी में जो फीचर्स है स्टैंडर्ड होते हैं उसको सेव किया जाता है, और हमारा काम होता है ओनली उसकी पावर कॉपी करके उसको उसके लोकेशन पे फिक्स करें। तो ये किस तरह से करना है ये भी हम इसको डिटेल में देखेंगे। देन स्लाइडर, लिफ्टर, अंडरकट, ये क्या होता है, इसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है, ओके, ये लिफ्टर कैलकुलेशंस क्या होते हैं पार्ट में, हमारा एज ए कैड डिज़ाइन इंजीनियर इसके रिलेटेड क्या रोल होता है, क्या कंसिडरेशन हमको करना होते हैं, इसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। देन असेंबली डिज़ाइन है, उसमें इंट्रोडक्शन टू असेंबली डिज़ाइन, देन सीन क्रिएशन। तो ये सीन क्रिएशन का टॉपिक जो है, हम जब असेंबली ड्राइंग्स क्रिएट करते हैं किसी प्रोडक्ट की तो वहाँ पे यूज़ होता है, तो हमको सीन क्रिएशन भी आना चाहिए। देन डीएमयू स्पेस एनालिसिस, तो हम प्रेजेंटेशंस बनाते हैं और सेक्शंस लेते हैं, तो उस वक्त डीएमयू स्पेस एनालिसिस में हम जो है सेक्शंस लेके चेक करते हैं गैप कितना है, फ्लश कितना है। उसके बाद इसमें हम जो है इसका यूज़ करके हम स्टाइल कंपैरिजन भी करते हैं, अगर स्टाइल चेंज होता है तो इसका यूज़ किस तरह से करना है उसको भी हम डिटेल में देखेंगे। देन अलग अलग प्लास्टिक डिफेक्ट होते हैं, तो उसमें हम टॉप 10 प्लास्टिक डिफेक्ट, और एज अ कैड डिज़ाइन इंजीनियर आपको क्या प्रिकॉशंस लेना है अगर आप कोई फीचर वो ऐड करते हैं और उसका उसके वजह से अगर पार्ट में कोई डिफेक्ट आ रहा है तो आपको क्या प्रिकॉशन लेना है। तो ये अलग अलग जो मेथड्स है प्लास्टिक डिफेक्ट रिमूव करने के, तो उसको भी हम कैड में किस तरह से करते हैं उसको देखेंगे। देन मास्टर सेक्शन, उसके रिलेटेड एक्सरसाइज, ओके। फिर हाउ टू क्रिएट द मास्टर सेक्शन, अगर आपको एकदम प्लेन स्टाइल दे दिया और आपको कहा कि पहले मास्टर सेक्शन क्रिएट करके बताओ, वो किस तरह से उसकी माउंटिंग स्ट्रेटेजी है वो मास्टर सेक्शन में कंसिडर करके बताओ, तो उस वक्त आपको वो मास्टर सेक्शन क्रिएट करते करते भी आना चाहिए और उस मास्टर सेक्शन का यूज करके आपको वर्क भी करते आना चाहिए। और मास्टर सेक्शन जो कोई भी सेक्शन हो पार्ट में उसको रीड करना वो भी आना चाहिए, ओके। ये डिफिकल्ट टास्क होता है, तो कंपनीज में इतने सिंपल मास्टर सेक्शंस वो नहीं होते हैं, तो इसका रीडिंग वो चीज़ें हमको आना चाहिए। देन शट अप एंगल क्या होता है, उसका इम्पोर्टेंस क्या होता है, कहाँ पे हम कंसिडर करते हैं, ये भी हमको पता होना चाहिए। देन पार्टिंग लाइन क्रिएशन, कभी कभी पार्टिंग लाइन होती है वो इजीली क्रिएट हो जाती है, बट समटाइम्स क्या होता है कि हमको कुछ ना कुछ अरेंजमेंट करनी होती है और उसका यूज़ करके हम पार्टिंग लाइन क्रिएट करते हैं। तो कभी कभी कर्व सरफेस पे पार्टिंग लाइन आती है तो हम विद द हेल्प ऑफ रिफ्लेक्ट कमांड उसको क्रिएट करते हैं। देन स्टाइल रिप्लेसमेंट, तो जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि कभी कभी क्या होता है, अभी ये सरफेस है, आप इसके ऊपर काम कर रहे हो और ये सरफेस है, यही चेंज हो जाता है, आपने सब पूरा काम कर लिया बट जो ए सरफेस है ये चेंज हो जाता है, तो उस वक्त आपको रिवर्क करने की ज़रूरत ना गिरे, ओनली जितना यहाँ पे चेंज हुआ है तो उसको किस तरह से आप रिप्लेस करें, ये हम स्टाइल रिप्लेसमेंट में देखेंगे। उसके भी दो टाइप है,
तो ये दो टाइप जो है बाय क्लोज वॉल्यूम रिप्लेसमेंट और पैच रिप्लेसमेंट, तो ये चीज़ें डिपेंड होती है कि आपकी स्टाइल कितनी चेंज हुई है। देन रीमास्टरिंग, इसमें हम डंप टू पैरामीटर कन्वर्जन करते हैं। देन आपको फाइल क्लीनिंग टेक्निक भी पता होना चाहिए कि फाइल अगर हेवी होती है और कट या टर्मिनेट होता है आपका, तो उस वक्त आप क्या करते हैं, फाइल क्लीनिंग टेक्निक है और फाइल कन्वर्जन है वो भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कस्टमर को कभी आईजीएस में, स्टेप फाइल में, डॉट मॉड्यूल फाइल में हमको डेटा सेंड करना होता है, तो ये चीज़ें भी हमको पता होना चाहिए। देन गैप एंड फ्लश क्या होता है, हमारा रोल क्या होता है इससे रिलेटेड, और जब हम ड्राइंग क्रिएट करते हैं तो किस तरह से गैप एंड फ्लश दिखाना चाहिए ड्राइंग में, ये भी हम देखेंगे। देन ग्रेनिंग ऑन प्लास्टिक एंड लाइटिंग पार्ट्स, फिर रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन, बेसिक डिटेल्स जो है, रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल और रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन। और उसके बाद प्रोटोटाइप रिक्वायरमेंट क्या होता है, कैड डेटा हम प्रोटोटाइप के लिए कैसा शेयर करते हैं सप्लायर से। देन सीए एनालिसिस के टाइप्स क्या होती है, उनको भी हम डेटा किस तरह से देते हैं। देन अगर मोल्ड फ्लो रिपोर्ट आती है तो उसको हम किस तरह से रीड करके वहाँ से क्या इनपुट हम ले सकते हैं। देन ये डिज़ाइन फॉर मैन्युफैक्चरिंग असेंबली, इसको डीएफएम रिपोर्ट कहते हैं, ये भी हमको टूल मेकर से आती है, तो उसको हम रीड करके हमारे लिए क्या इनपुट है उसको किस तरह से आइडेंटिफाई करें, ये भी हमको आना चाहिए। देन स्टोरेज स्टैकअप एनालिसिस क्या होता है, ऑटोमोटिव रेगुलेशंस क्या होते हैं, हाउ टू मैनेज द डेटा ऑन अ सर्वर, डेटा आपको सर्वर पे किस तरह से मैनेज करना है, ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद कंपनीज में डेटा मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होते हैं, तो हमारे पास हम जो है मोस्टली हमने देखा है कि टीम सेंटर यूज होता है, तो इसके रिलेटेड जो कोर्स है हम आपको, इसका एक हमारे पास वीडियो कोर्स है, उसका एक्सेस दे देंगे कि डेटा आप किस तरह से टीम सेंटर पे मैनेज कर सकते हो। देन डिज़ाइन फेल्योर मोड इफेक्ट एनालिसिस, स्किन एंड फोम क्या है, कैसा है, कैड में हम किस तरह से उसके लिए कंसिडरेशंस करते हैं। देन उसके बाद हम सबका यूज़ करके कंप्लीट ऑटोमोटिव पार्ट डेवलपमेंट के टास्क है उसको देखेंगे। उसमें एक हम बी पिलर है, वो BIW सराउंडिंग के साथ है, उसको डिटेल में डेवलप करेंगे। देन एक अपर कंसोल का पार्ट है, उसको सराउंडिंग के साथ हम डेवलप करेंगे। तो इसमें हम अलग से एक उससे रिलेटेड मास्टर सेक्शन भी डेवलप करेंगे और उसके बाद हमारे पार्ट पे वर्क करेंगे। और ये लोअर डॉट ट्रिम और मैप पॉकेट है, इसमें हमको फ्लेंजेस माउंटिंग क्रिएट करना होता है, तो उसको भी हम डिटेल में देखेंगे। देन एयरबैग कवर डेवलपमेंट टास्क है, तो एयरबैग कवर पूरा डेवलप करके उसको 3-2-1 प्रिंसिपल अप्लाई करके उसके सराउंडिंग पार्ट में उसको फिक्स कर देंगे। देन 2D ड्राइंग क्रिएशन है, तो किस तरह से आपको 2D ड्राइंग क्रिएशन करना है, तो बेसिकली इसमें हम जो असेंबली ड्राइंग्स होती है उसको देखेंगे। और प्लास्टिक के अलग अलग जॉइनिंग मेथड है, जैसे अगर आप ग्लो बॉक्स पे कभी आपको चांस मिलता है वर्क करने का, या ऑटोमोटिव लाइटिंग में और एयरबैग पे, तो वहाँ पे प्लास्टिक जॉइनिंग्स जो है यूज़ किए जाते हैं, तो क्या है, कैसा है, कैड में क्या कंसिडरेशन है, उसको भी हम डिटेल में देखेंगे। और बाकी फिर क्या होता है कि अलग अलग सिस्टम है, इसका हम ओवरव्यू देखेंगे, पिलर्स, डोर पैनल, कंसोल, इंस्ट्रूमेंटल पैनल, बम्पर, लाइटिंग। और फिर कस्टमर रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स होते हैं अलग अलग, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। और देन इंटरव्यू प्रिपरेशन, उसके रिलेटेड रिज्यूम राइटिंग, और फिर लास्ट में कैट टेस्ट, और कुछ टेक्निकल डॉक्यूमेंट हो गए जो एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए वो भी शेयर किए जाएंगे। तो जब आप यहाँ तक प्लास्टिक जॉइनिंग मेथड 45 1 से 45 तक जब आप पूरा डिटेल में आपको लर्न हो जाता है, देन आप खुद से ही कोई भी पार्ट देख के आपके इंटरव्यू के लिए उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये पूरा सिलेबस है, इसमें आपको कोई डाउट है क्या? हेलो सर, जो बेंचमार्किंग होता है, अब हम अगर इंटरव्यू में बैठते हैं तो मांगते हैं एक एक 2 साल का एक्सपीरियंस। तो बेंचमार्किंग होता है वो कंपनी में, अगर हम ना काम ना करके कैसे वो चीज को बता सकते हैं?
बेंचमार्किंग क्या? हाँ जी, बेंचमार्किंग और जो पावर कॉपी जनरेशन जो होता है, जो मतलब स्नैपफीड वगैरह, वो सब चीज में तो हम काम मतलब ना करके बता कैसे सकते हैं, मतलब ये कंपनी में काम किए हैं और वो हाँ ऐसे हो। तो अभी यहाँ पे हमने क्या किया है, हमारे इसमें पावर कॉपी है, ओके, एक टॉपिक है। तो जी सर। इसमें दो ये किया है, दो हम्म। टॉपिक्स है, इंस्टेंटिएट फ्रॉम सिलेक्शन और इंस्टेंटिएट फ्रॉम डॉक्यूमेंट। तो कंपनी में हम हम्म। किस तरह से लेते हैं फीचर्स को और किस तरह से हमारे ओके। पार्ट में इंटीग्रेट करते हैं, वो मैंने यहाँ पे बताया है। दूसरी बात हो ओके। गई कि अभी सपोज मैं आपको ये पार्ट दे दूंगा एयर बैग कवर का, ठीक है। तो अभी जी। आपको आपको आप तो लर्न करेंगे क्लोज वॉल्यूम कैसे करना है, ये रिप्स कैसे ऐड किए हैं, क्यों ऐड किए हैं, किसने आपको बताया था ऐड करने के लिए, ये फीचर्स है क्लिप टावर के, ये आपने ऐड किए हैं, यहाँ पे डॉग हाउस पे ये फीचर डाला है, यहाँ पे स्नैप्स यूज किए हैं, ठीक है। इसका 3 to 1 प्रिंसिपल क्या है जब ये इसके एनवायरनमेंट पे बैठता है। तो फिर आपको, आप जब इंटरव्यू को बताते हैं कि मैंने एयर बैग कवर पे काम किया, ठीक जी। है, तो फिर आपको तो अभी एक्सपीरियंस आ गया ना, क्योंकि आपने यहाँ पे तो कंप्लीट पार्ट डेवलप किया। हम्म। तो आप उसको बता सकते हो ना कि मैंने तो इसके ऊपर कितने, 1 2 3 4 5 6 6 क्लिप टावर यूज करे, यहाँ पे 4 स्नैप यूज करे, और रिब्स भी डाला था पार्ट को रोबस्ट बनाने के लिए, और कोरिंग वो भी किया था, इसका बॉटम थिकनेस इतना मेंटेन किया था। तो ये भी बता सकते हैं आप। फिर आपको सर जो अगर पूछता है वो सब ये आइडिया कहाँ से आया, तो आप बोलते हैं बेंचमार्किंग स्टडी किया था पहले। ओके सर। ठीक। तो बेंचमार्किंग का सर टॉपिक तो मैं जो डिटेल में स्नैप लेने वाला हूँ। हाँ, बोले आप। हाँ सर जो स्नैपसीड वाला जो है वो लाइक क्या स्टैंडर्ड, मतलब जो क्लिपिंग एंगल और नॉन क्लिपिंग एंगल है वो मतलब स्टैंडर्ड्स होते हैं कि मतलब हर बारी उसको चेंज करना पड़ता है जब स्नैपसीड होगा, मतलब नहीं नहीं नहीं, कैसा जो होता दूसरा है पार्ट। कि आप एक्चुअली आपको ना वो क्लिपिंग एंगल अनक्लिपिंग एंगल पता होना चाहिए क्या है कैसा है, ठीक है। हाँ हाँ हाँ। क्यों है, उसका इम्पोर्टेंस हम्म, क्या है, एंट्री के लिए है, लॉक हो रहा है, हम्म, क्योंकि हम्म, आप कंपनी में काम करते हो तो आपको बताया जाता है कि वो ठीक से इंसर्ट हो रहा है क्या, इंसर्ट नहीं हम्म, हो रहा है तो उसका उसका जो ऊपर का एंगल है, ओके, वो चेक करो, या उसका क्लिपिंग एंगल है उसको चेक करो। तो उसके हिसाब से क्या है, वो जहाँ पे बैठता है ना उसका इंटरफेस हम एडजस्ट करते हैं। हम्म। ओके, मतलब क्या होता है कि ये आपका स्नैप है इस तरह से, ओके, और यहाँ पे आपका इंटरफेस होगा एक, जहाँ पे जाके हम्म, बैठेंगे आपका। तो हम्म, आप क्या करते हो, अगर सपोज कंपनी में क्या होता है, पहले कोई प्रोजेक्ट में एक स्नैप बनाया गया होता है, और वो स्नैप हम्म, जो है सक्सेसफुली, वो मतलब जो उसका पहला पार्ट है एयरबैग का, वो सक्सेसफुली हम्म, उसके ऊपर ये होता है, वो असेंबल होता है उस विद द सराउंडिंग, पहला वाला कोई लॉन्च प्रोडक्ट होगा या उनके पास कोई फिजिकल पार्ट होगा, ओके, उसको हम बेंचमार्किंग कहते हैं, जो प्रीवियस पार्ट में हम चेक करते हैं कंसेप्ट को। तो फिर क्या करता है, वही वो स्नैप है ना स्टैंडर्ड करके सेव करते हैं, हम क्या करते हैं वही उठा के यहाँ पे पावर कॉपी में वो डाल देते हैं हमारे पार्ट पे, ठीक है। सपोज ये हमने डाल दिया है यहाँ पे स्नैप, तो यहाँ पे फिर हम देखते हैं कि उसके रिलेटेड इंटरफेस क्रिएट करते हैं। बट कभी कभी क्या होता है, अभी सपोज ये डायरेक्शन में आप पार्ट को ये कर रहे हो, यहाँ पे इंसर्ट कर रहे हो, और हम्म, ये जो आपका एंगल है ये कम है सपोज यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होता है, वो हम्म, दिक्कत हो जाती है घुसने के अंदर, या ज़्यादा फोर्स हम्म, लगाना पड़ता है। तो ओके। आपको बोलता है कि जो इंसर्शन फोर्स है उसको कम करना है, तो आप क्या करेंगे, इसको थोड़ा, इसको कम करेंगे, ये एंगल को थोड़ा बढ़ा देंगे, हम्म, ओके। यहाँ पे भी कोई दिक्कत होती है तो इसको भी आप थोड़ा बढ़ा देंगे, या यहाँ पे हम तो 0.2 का क्लैश रखते हैं, फिर कभी कभी हम्म, 0 0 का कांटेक्ट भी रखते हैं, नहीं क्या। तो ये
जो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन पर है। क्योंकि क्या होता है, जब आप ये पूरा पार्ट डेवलप करते हो तो उसके बाद आप इसका एक प्रोटोटाइप बनता है, और प्रोटोटाइप जब बनता है ना, फिर आप क्या करते हो, एक पूरा असेंबली बनाते हो एक दूसरे पे फिक्स करके। तो फिर आपको पूरे इशू पता हो जाते हैं कि एक्चुअली क्या है यहाँ पे, ये बढ़ाने की जरूरत है क्या, यहाँ पे .2 का क्लैश है, 0 का रखना है क्या, नहीं क्या। ये सब चीजें जब आप प्रोटो आता है बन के आपके पार्ट का, जब आपको पता हो जाती है। ठीक है। ठीक। तो ये पूरा सिलेबस है, और जब आपको ये पूरा पता हो जाता है ना कंपनी में, तो इंडिपेंडेंटली आप वर्क कर सकते हो। आप चले गए, आपको ये सरफेस दे दिया, ओके, ये सरफेस दे दिया और आपको बोला कि काम करो इसके ऊपर, तो आपको पता है वो क्या करना है, कैसे स्टार्ट करना है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। या आपको कोई रिक्वायरमेंट बताई गई कस्टमर से, या टीम लीड ने, मैनेजर ने, तो आपको वो भी पता अंडरस्टैंड हो जाती है, और उसके हिसाब से फिर आप काम करते हो। ये बहुत ज़रूरी है। और फिर उसके बाद क्या, आपने ये पार्ट बना दिया, एक बार पूरा कंप्लीट इसका डेवलपमेंट कर दिया, और फिर आपको, हम तो बेंचमार्किंग का टॉपिक डिटेल में लेने वाले हैं, तो उसमें पता होगा कि बेंचमार्किंग क्या है, कैसे है, क्या उसका यूज़ है। उसके बाद आप कोई भी पार्ट हो, कोई भी पार्ट, पिलर का हो, डोर का हो, कंसोल का हो, उसको आप एक तो इजीली डेवलप भी कर सकते हो, और आपके इंटरव्यू के लिए उसको प्रिपेयर भी कर सकते हो कि इसकी थिकनेस क्या है, कौन से इसके ऊपर पार्ट है। और सेक्शन में आपको 3 to 1 प्रिंसिपल किस तरह से बताना है कि आप कंसोल में सपोज 2-3 पार्ट पे काम कर दिया आपने, आपको ऐसे बताना है, तो किस तरह से वो असेंबल होते हैं, उसके सेक्शंस कैसे हो गए, वो आप खुद ब खुद स्टडी करके ग्रो कर सकते हो उसमें। ठीक है। यस सर। सिलेबस में कोई डाउट, कुछ कम ज़्यादा इसमें? सिलेबस आप थोड़ा सेंड कर सकते हैं मुझे? हाँ, ये तो सेंड करने वाला हूँ। ठीक है। ठीक है। तो पहला टॉपिक हमारा है जो इंट्रोडक्शन टू ऑटोमोबाइल। तो इसमें हम जो है ऑटोमोबाइल से रिलेटेड बेसिक एक प्रेजेंटेशन है, उसको गो थ्रू करेंगे। तो एनाटॉमी ऑफ एन ऑटोमोबाइल। तो एक कार होती है, वो किस किस कंपोनेंट से बनती है, ये हमको पता होना चाहिए। और एक क्यों पता होना चाहिए, ये भी मैं आपको बताता हूँ। तो एक ऑटोमोबाइल है, इसमें देखो ये ऊपर वाला रूफ है, देन यहाँ पे सनरूफ, देन ये पूरा विंडशील्ड है, ये वाइपर है, ये यहाँ पे आउटसाइड के मिरर्स है, ये हुड है, ग्रिल, हेडलाइट, बम्पर, लाइसेंस प्लेट, ओके, इंडिकेटर लाइट, यहाँ पे शील्ड, देन फ्रंट फेंडर, व्हील, हब कैप। तो ये जो मैं बता रहा हूँ, ये जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन है। और इसका यूज़ क्या होता है कि आप सपोज बम्पर पे काम करते हो, तो आपको अगर टीम लीडर मैनेजर कहते हैं कि हाँ ये जो है लाइसेंस प्लेट है, उसके सेंटर में सेक्शन लो, तो आपको पता होना चाहिए ये बम्पर है, लाइसेंस प्लेट यहाँ पे होती है, इसके सेंटर में सेक्शन लेना है। या बम्पर पे काम करते करते कहते हैं कि ये ग्रिल है, ग्रिल के सेंटर में सेक्शन लो, यहाँ पे अगर उसका कुछ गैप देखना है आपको ग्रिल और बम्पर के बीच में, तो उस वक्त आपको पता होना चाहिए कि ये ग्रिल कहाँ पे होता है, ये फेंडर कहाँ पे होता है, फ्रंट फेंडर, बैक फेंडर कहाँ पे होता है। ओके, तो इसके लिए आपको ये जस्ट क्या क्या कंपोनेंट होते हैं कार में, आपको पता होना चाहिए, उसके ऊपर आपका ओवरलुक होना चाहिए। ठीक है, ओके ना? हेलो। हाँ हाँ जी हाँ। सर। ओके। ओके, उसके बाद फिर ये जो है कार है, उसके इनसाइड के कंपोनेंट है, जैसे रियर व्यू मिरर, विंडो मिरर, सीट है, यहाँ पे विंडशील्ड के वाइपर्स है, स्टीयरिंग व्हील, विंडशील्ड वॉशर, एयर फिल्टर, देन यहाँ पे बैटरी है, डिस्ट्रीब्यूटर है, रेडिएटर है और अल्टरनेटर है। ओके, यहाँ पे ऑयल फिल्टर है,
डिस्क ब्रेक, तो ये जस्ट पार्ट है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कहाँ पे क्या है। देन ये जस्ट ऑटोमोबाइल का रियर व्यू है, और इसमें ऑटोमोबाइल का किस तरह से ट्रांसमिशन होता है तो उसके रिलेटेड डिटेल्स दी गई है। तो आपको जस्ट पता होना चाहिए कि क्या चीज़ें किस तरह से वर्क करते हैं, कहाँ पे क्या है, ओके। इतना हमको डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है इससे रिलेटेड। देन ये डैशबोर्ड है, तो डैशबोर्ड में क्या कंपोनेंट है, कौन से कंपोनेंट कहाँ पे आते हैं, ये इंस्ट्रूमेंटल पैनल, विंडशील्ड वाइपर का ये कंट्रोल है, देन टर्न सिग्नल का लेवलर, स्टेयरिंग कॉलम, ब्रेक पेडल्स, ग्लो बॉक्स, वेंट, ओके। सिगरेट लाइटर है उसका फीचर है। ये जो एरिया होता है उसको सेंटर फेसिया भी कहते हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए बस। ये जो फ्रंट फ्रेम ऑफ एन ऑटोमोबाइल, तो किस तरह से व्हील अरेंजमेंट है और ब्रेक है, ओके, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। देन इंजन है, उसके अलग अलग कंपोनेंट है। देन अलग अलग जो इंजन है उसके यहाँ पे टाइप्स बताए गए हैं। उसके बाद एयर फिल्टर, उसके अलग अलग कंपोनेंट, और फिर फिल्टर फॉर स्मॉल मोटर्स। देन बैटरी ऑटोमोबाइल की क्या है, कैसे है। उसके बाद ऑटोमोबाइल स्पार्क प्लग, और उसके बाद टाइप्स ऑफ ब्रेक, डिस्क ब्रेक और ड्रम ब्रेक है उसमें, टायर है, और एक विंडशील्ड वाइपर। तो ये जो प्रेजेंटेशन है ये जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन है कि आपको बस पता होना चाहिए कि कार किस किस कंपोनेंट की बनी हुई होती है। हेलो। हेलो, हाँ बोलिए। हाँ सर, सर जो ऑटोमोटिव ट्रिम मतलब ट्रिम जो है उसे बेसिकली फिक्स्ड पार्ट के लिए मतलब बना है, मतलब जो मैकेनिज्म होगा वो सब डिजाइन अलग होगा क्या हाँ मतलब? हाँ, वो सब अलग होता है, जैसे ग्लो बॉक्स ओपन क्लोज होता है, या डोर ये पैनल सब। में विंडो, पावर विंडो अप डाउन होती है, ओके। हम्म। उसके लिए वो अलग हम्म। इंजीनियर्स होती है, अलग टीम्स होती है। अच्छा। वायर जो होती है, वायर हार्नेस, वो सब नहीं क्या, तो उसके जी जी। लिए भी अलग अलग टीम होती है। अब मैं ये जो है ना एनाटॉमी, उसी के लिए बता रहा हूँ अभी। अच्छा। यहाँ यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पे बैटरी है, और बैटरी हम्म। कोई ना कोई वायर हार्नेस से यहाँ पे कनेक्टेड होगी, ताकि आप अगर जी। डैशबोर्ड पे आते हो तो हम्म। आप जब है वाइपर कंट्रोल स्टार्ट करते हो तो क्या होता है, वो वाइपर स्टार्ट हो जाते हैं, हमारा विंडशील्ड क्लीन हो जाता है। तो वो भी कुछ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के सेंसर के थ्रू ही होता है ना। जी। हाँ, तो बैक साइड में ये सब इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर होते हैं, वायर हार्नेस, बैटरी, ओके। बट आपको पता हम्म। होना चाहिए कि मतलब ये वाइपर है, वही यहाँ पे बैठ रहा है, क्या कंपोनेंट है। क्योंकि अभी आप ये भी बना रहे हो, यहाँ पे स्टेयरिंग कॉलम है, तो इसमें भी एक एयर बैग होती है, ठीक है। तो ये तो आपका ही यस। पार्ट है, बट एयर बैग का जो मैकेनिज्म है, एयर बैग इनसाइड में होती है, वो एक्सीडेंट होने के बाद ब्रस्ट होके ये हो जाता है नहीं क्या। तो हम्म। वो मैकेनिज्म उसके लिए अलग टीम डेवलप करती है, हमारा काम होता है कि उसके लिए प्रोविजन देना। यस। ओके, तो उसके लिए ये जब एनाटॉमी है तो इसमें छोटे छोटे कंपोनेंट है, वो हमको पता होना चाहिए। यस सर। देन हम देखते हैं कि डेवलपमेंट साइकिल ऑफ एन ऑटोमोबाइल कि मतलब किस तरह से पूरा कार डेवलप होता है। तो उसमें हम व्हीकल डेवलपमेंट साइकिल और प्रोजेक्ट वर्क कंपनी में किस तरह से होता है, और उससे रिलेटेड कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। बिकॉज कैसा होता है, आप इंटरव्यू को जाते हो और आप पहले कोई कंपनी में काम करते हो, तो उसका प्रोसेस आपको पूछते हैं कि क्या प्रोसेस है आपकी कंपनी का। तो उसके लिए ये डेवलपमेंट साइकिल आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे प्रेजेंटेशन में देखो, ये जो मोस्ट ऑफ चीज़ें दिखाई गई है ना, ये आप एज अ कैड डिज़ाइन इंजीनियर तुम्हारे लिए ये इम्पोर्टेंट है। जैसे यहाँ पे मैंने क्या है, बम्पर एक्सटीरियर सिस्टम आता है, फ्रंट बम्पर, रियर बम्पर, देन यहाँ पे हेडलाइट है, बैक साइड में टेल लाइट, और बाकी फिर जो इंटीरियर में आएगा वो ये गियर शिफ्ट कवर मतलब कंसोल, डोर पैनल, ग्लो बॉक्स, देन यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटल पैनल, डैशबोर्ड, और पिलर है, पिलर बी है, ओके। ये दो पिलर, देन उसके बाद है फेंडर,
और ये बम्पर कंसोल, ये चीज़ें जो है ये हमारे प्लास्टिक ट्रिम्स में आती है। और आपको अपॉर्चुनिटी इन टाइप के जो सिस्टम है इसके ऊपर मिलती है वर्क करने के लिए। ओके सर। ओके, तो सबसे पहले क्या होता है कि कार मतलब कार का आइडिया किस तरह से जनरेट होता है और रोड पे हम कार देखते हो किस स्टेजेस में जाकर डेवलप होती है, तो ये बेसिक हमको पता होना चाहिए। तो कंपनी में क्या होता है, स्केचेस के थ्रू जो है कार उसकी स्टाइल बनाई जाती है। ओके, किस तरह से उसका लुक्स होना चाहिए, क्या स्टाइलिंग होना चाहिए, उसके बाद क्या होता है उसका यूज करके उसको एक क्ले मॉडल में बनाया जाता है कि ये एक्चुअल में अगर बनेंगी तो किस तरह से दिखेगा। उसको एक क्ले मॉडल में या कोई प्रोटोटाइप का अलग मटेरियल होगा उसमें उसको बनाया जाता है, और देन इसको स्कैनिंग करके जो कैश है ए सरफेस, ओके, उसको डिजिटाइज करके हमको क्लासेस सरफेस मिलता है। और फिर वो क्लासेस सरफेस को हम डेवलप करके फिर वो एक्चुअल एक दूसरे पे उसके सराउंडिंग एनवायरनमेंट में बैठ के हमको जो है हमारी पूरी कार डेवलप हो जाती है। तो ये उसके अलग अलग स्टेजेस है कि किस तरह से स्केच से लेके तो कार लॉन्च तक हमको क्या क्या प्रोसेस में से जाना होता है। तो पहले तो देखो यहाँ पे फ्री हैंड स्केचिंग है, देन क्लास ए डेवलपमेंट क्ले मॉडल का यूज करके क्लास ए सरफेस डेवलप हो जाता है। देन हम क्या करते हैं, बी साइड सॉलिड मॉडल डेवलपमेंट पे काम करते हैं। फिर एक बार डेवलपमेंट हो गया फिर एक पैकेजिंग स्टडी मीन्स क्या होता है कि आपके पास कोई पार्ट है उसके सराउंडिंग में आपको गैप फ्लश और उसके फीचर्स किस तरह से एक दूसरे पे बैठेंगे उसका स्टडी करके किस तरह से वो वहां पे बैठेगा उसका स्टडी, मतलब वो पैकेजिंग स्टडी होता है। देन हम कंपनी में काम करते हो एक लेवल का डेटा बनाते हैं, जैसे आपने क्लोज वॉल्यूम बना दिया, कुछ फीचर्स वो ऐड कर दिए, ओके, कुछ रिप्स वो ऐड कर दिए। देन उसके बाद हम क्या करते हैं, डिज़ाइन रिव्यूज करते हैं। डिज़ाइन रिव्यू में फिर अलग अलग टीम होती है, सी टीम होती है, उसके बाद टूलिंग की मोल्ड वाली टीम होती है, आपकी क्या डिज़ाइनर जो है मतलब ऑटोमोटिव डेवलपमेंट, इसमें भी अलग अलग टीम्स होती है। तो वो भी यहाँ पे उनके उनका यूज़ करके एक डिज़ाइन रिव्यू किया जाता है। और फिर वो आपको इसमें अगर आपके डिज़ाइन में कोई इशू है, लूप फॉल्स है, तो वो आपको बताता है कि यहाँ पे इशू हो सकता है, आपको आप चेक करो फिर से। और फिर ये हर मतलब जब तक आपका पार्ट प्रॉपर तरीके से मैच्योरिटी लेवल अचीव नहीं कर पाता तब तक ये अलग अलग डिज़ाइन रिव्यूज मंथली होते हैं, और उसके फीडबैक के हिसाब से आपको वर्क करना होता है। देन प्री प्रोडक्शन टूल एंड प्रोटोटाइप, तो ये मैंने बताया, अगर डिज़ाइन रिव्यू में जो भी पॉइंट होते हैं आपने उसको अचीव कर दिया, देन आप एक प्रोटोटाइप बनाते हो। फिर प्रोटोटाइप बनाने के बाद आप पार्ट को एक दूसरे पे बिठा के देखते हैं, फिर उसमें आपको बहुत सारे इश्यूज पता होते हैं, उसकी भी आप लिस्ट बनाते हो। देन आगे ना आपके पार्ट जो है डिफेक्ट फ्री बनाने के लिए उसके ऊपर वर्क करते हो। और फिर उसके बाद उस एक बार अगर सब इश्यू सॉल्व हो गए तो उसका मोल्ड बनता है, मोल्ड बनने के पार्ट आते हैं, पार्ट आने के बाद टेस्टिंग के लिए पार्ट को भेजा जाता है। देन असेंबली एस्थेटिक, ये क्रैश टेस्ट शो होती है, आपने देखा रहेगा यूट्यूब पे। देन अगर टेस्टिंग में भी कोई इश्यूज आते हैं तो अगर डिज़ाइन को चेंज किया जाता है। देन फाइनल टूल एंड पार्ट का शेप डिसाइड होके हो जाता है। फिर बल्क एक बार सब डिफेक्ट फ्री अचीव हो गया हमारे टेस्टिंग में इसमें, तो एक बल्क प्रोडक्शन होता है पार्ट का। और उसके बाद फिर अलग अलग पैकेज, मतलब अलग अलग बॉक्सेस में, जैसे कंसोल होगा तो कंसोल, लाइटिंग हो तो लाइटिंग, इस तरह से अलग अलग पैकेजेस बनाए जाते हैं और देरे पार्ट को जो है शिप किया जाता है ओईएम के पास। और फिर ओईएम क्या करते हैं, उन सब पार्ट का यूज करके व्हीकल असेंबल्ड करती है और हमको एक कंप्लीट कार मिल जाती है। ठीक है, इसमें कोई डाउट आपको व्हीकल डेवलपमेंट साइकिल में? नहीं सर, ओके। ओके, नहीं सर। तो ये क्या होता है इसमें, ये सॉफ्टवेयर होता है अलाइस ऑटोडेस्क, ओके। और इसका यूज करके फिर क्या होता है, स्टाइल डेवलप किया जाता है।
देखो यहाँ पे है, आपको अगर किसी ने पूछता है कि क्लासेसर पे कौन से सॉफ्टवेयर पे डेवलप किया जाता है, तो ऑटोडेस्क अलाइस। देन उसके बाद कंपनी दो टाइप की होती है, एक प्रोडक्ट सर्विस बेस्ड कंपनी और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, सर्विस बेस्ड कंपनी, सॉरी, सर्विस बेस्ड कंपनी जो है डिजाइन ओनली टूल की कॉप तक ही ये करती है, सपोर्ट करती है। और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी पूरा RFQ स्टेज से लेके तो स्टार्ट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब एक्चुअल पार्ट डेवलपमेंट तक सपोर्ट करती है प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, तो मोस्टली ऐसा कहा जाता है कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम करना अच्छा होता है, बिकॉज आप जो पार्ट पे काम करते हो आपको लास्ट में देखने को भी मिलता है, कार में बिठाने को भी मिलता है, और उसमें अगर क्या क्या इश्यू आते हैं वो भी आपको सॉल्व करने को मिलते हैं। बस सर्विस बेस्ड कंपनी में क्या होता है, एक बार आपका डिज़ाइन रिलीज हो गया, उसके बाद आप भेज देते हो, फिर उसके बाद टेस्टिंग वो हर चीज़ होती है, DFM मोल्ड फ्लो वो सब चेक किया जाता है। बट आपको वो रिपोर्ट का एक्सेस नहीं मिलता है, आपको ओनली एक प्रेजेंटेशन आता है और कहते हैं कि ये पार्ट है और इसमें इतना मॉडिफिकेशन कर दो। तो एक्चुअल फिर वो लर्निंग के उतना एक्सपोजर नहीं मिलता। ओके, तो ये डिफरेंस है सर्विस बेस्ड और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में का। तो पहले तो आपको ये RFQ क्या होता है वो पता होना चाहिए। तो एक OEM होती है जैसे टाटा। अ, हाँ, जैसे मान लीजिए ये जो सर्विस बेस्ड कंपनी है, जैसे TTL हुआ या फिर कोई XYZ कंपनी हुई, तो जैसे मान लीजिए टाटा मोटर्स एक OEM है, तो वो जब मतलब प्लास्टिक का काम TTL को देती है कि आप ये ट्रिम करके मेरे को भेजो, तो वो मतलब टाटा मोटर्स में भी कोई क्या ऑलरेडी होता है जो ट्रिम्स में होते हैं, या फिर लाइक हाँ हाँ, टाटा मोटर्स की खुद की एक टीम होती है, इंटरनल टीम होती है कंसोल की, डोर की। अच्छा, ठीक है, अगर वो तो वो टाटा, क्या वैलिडेट करती है कि वो भी बनाती है, लाइक अगर वो नहीं नहीं बनाती है तो फिर नहीं, TTL। वो वैलिडेट करती है। वो क्या करती है, वो ये अभी TTL सर्विस बेस्ड कंपनी है ना, तो आपको टूल की कब तक ही बना के देती है वो, पर आगे जो होने वाला है वो टाटा मोटर्स की इंटरनल टीम देख लेती है, उसमें कोई मॉडिफिकेशन करना है, ओके ये पार्ट बन के आते हैं तो वो चेक करना है, उसमें कोई और मॉडिफिकेशन करना है। ठीक है, ये तो इंटरनल टीम करती है फिर आगे की चीज़ें। अच्छा, ठीक। ऐसा, तो RFQ मतलब क्या होता है कि अभी OEM है, जैसे महिंद्रा OEM है, तो उसको अगर कोई कार बनानी है तो कार में एक कार बनानी है, और आप जो कंपनी में काम करते हो सपोज डोर पैनल पे ये करते हैं, स्पेशलाइज्ड है, तो वो क्या करती है कि आपकी कंपनी और उसके कॉम्पिटिटर कंपनी को क्या होते हैं, वो ये सर्विस प्रोवाइड करती है, ये डोर पैनल है और इसके ऊपर स्टडी करो, सेक्शन वो बना के हमको माउंटिंग स्ट्रैटेजी बताओ, कितना कॉस्ट लगेगा बताओ, ठीक है, टूलिंग के लिए कितना टाइमलाइन लगेगा इसको बता दो। फिर क्या होती है, वो पांचों कंपनी फिर OEM को सबमिट करती है कि उनका क्या क्या पार्ट है, क्या स्ट्रैटेजी है, किस तरह से वो टाइमलाइन होगा, या कितना कॉस्ट आएगा डिज़ाइन के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो फिर उसमें OEM क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं कि उसको किसको प्रोजेक्ट देना है। तो उस टाइम पे हम RFQ मतलब रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन बनाते हैं। फिर अगर आपने अच्छा बना दिया, आपका स्ट्रैटेजी उनको अगर वो ये करते हैं, सेटिस्फाइड होते हैं, तो आपको प्रोजेक्ट मिल जाता है आपकी कंपनी को। फिर उसके बाद आप उसके ऊपर काम करते हो अच्छे से 2-3 महीने के लिए, और फिर एक बार आपका डेटा एक मैच्योरिटी लेवल अचीव हो गई ना, फिर आप क्या करते हो, पी रिलीज मतलब प्रोटोटाइप रिलीज। तो एक डेटा हम जब वर्क करते हो तो उसके बीच में उसके ऊपर डिज़ाइन रिव्यू आते हैं, फिर आगे आप मॉडिफाइड करते करते उसको बहुत अच्छा बनाते हो। फिर आपको लगा अभी सब हमने जो भी है रिक्वायरमेंट कस्टमर की या इंटरनल टीम की अचीव कर ली है, अभी एक बार क्या करते हैं, इसको प्रोटोटाइप में फिजिकली देखते हैं किस तरह से बना है, एक दूसरे पर बिठा के देखते हैं कि कोई इश्यू आता है नहीं। फिर उसका आप प्रोटोटाइप रिलीज करने के बाद मतलब उसको डेटा देते हैं सप्लायर को, फिर प्रोटोटाइप बन के आता है, उसको आप खुद असेंबल करते हो। फिर आपको कोई इश्यूज फाइंड होते हैं तो उसकी एक एक्सेल शीट बनाते हो या प्रेजेंटेशन बनाते हो,
इमेजेस वो लेके, और अगेन आपका जो पार्ट है उसको फिर आप फिर से उसको डिजाइन करते हो अच्छी तरीके से। फिर उसके बाद क्या होता है, बी रिलीज। बी रिलीज मतलब क्या होता है, यहाँ पे स्टाइलिंग सरफेस फ्रीज हो जाता है। मतलब अगर ये सरफेस दिया है तो प्रोटोटाइप रिलीज के पहले आपको सपोज इसमें कुछ चेंजेस चाहिए तो आप कस्टमर को रिक्वेस्ट कर सकते हो कि मुझको थोड़ा चेंज करके दो, ओके इसमें थोड़े इश्यूज आ रहे हैं या कोई प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक से बन रहा नहीं है, तो आप जब तक आपको चांस होता है इसको चेंज करके आप ले सकते हो। बट एक बार आप यहाँ पे बी रिलीज पे तक पहुंच गए तो वहाँ पे आपको बहुत केयरफुली डिसीजन लेना होता है कि जो स्टाइलिंग है वो फ्रीज होगा, उसके बाद उसके ऊपर कोई चेंज नहीं होगा। और यहाँ पे अगर आपने कोई गलती की होगी पहली और उसको सॉल्व करने के लिए आपको ये सरफेस में कोई चेंजेस रिक्वायरमेंट होगी तो यहाँ पे कस्टमर जो है वो रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं करता। तो ये थर्ड स्टेज में आपको बहुत केयरफुली काम करना होता है। और देन उसके बाद फिर एक बार आपका जो स्टाइलिंग है वो फ्रीज हो गया, उसके बाद आप डेटा है वो मोल्ड डिज़ाइनर होते हैं, उनको मोल्ड डिज़ाइनर को देते हैं, फिर वो मोल्ड बनाते हैं। और मोल्ड बनाने के बाद जो है एक्चुअल मोल्ड डेवलपमेंट जो है प्रोडक्शन में उसका स्टार्ट होता है। और फिर एक बार मोल्ड डेवलप बन गया स्टील के मटेरियल का तो वो उस मोल्ड को इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन पे लगाते हैं और हमको जो सैंपल पार्ट मिलते हैं फिर हम क्या करते हैं, सैंपल पार्ट जो है जो पहला सैंपल पार्ट आता है उसको T0 सैंपल, तो फिर उसको आने के बाद भी हम चेक करते हैं कि प्रॉपर तरीके से एज पर डिज़ाइन है या नहीं, उसमें कोई इश्यू हो गए तो उसकी लिस्ट बनाते हैं। अगर टूल मेकर की कोई गलती होगी या मोल्डिंग मशीन्स लाइन पे जो मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर होते हैं उनकी कोई गलती होगी तो उनको बताते हैं कि भाई ये ठीक कर लो, नहीं क्या। फिर उसके बाद वो सब रिपोर्ट देने के बाद फिर आपको आगे ट्रायल लिया जाता है T1। फिर आगे आपके जो अगर 10 इश्यूज है तो उसमें के सपोज 4 कम हो गए, 6 वैसे ही रह गए, फिर T1 में आप आगे चेक करते हो, फिर से वो बताते हो कि नहीं ये तो ठीक नहीं हुआ, फिर से करो। फिर वो उसको फिर से अचीव करते हैं T2 में। तो इस तरह से जो है T0 टू T4 तक हमको जो भी मैन्युफैक्चरिंग मोल्डिंग इश्यूज है उसको सॉल्व करना होता है। और उसके बाद फिर फाइनल अगर हमारा पार्ट डिफेक्ट फ्री बनता है तो कस्टमर भी ये पार्ट लेके जाता है, उन असेंबल करता है एक दूसरे पे, कंपनी में उनके पास कार होगी उसके ऊपर असेंबल करके भी देखता है वो। और फिर ये आपको उसके भी कोई इशू की लिस्ट होगी वो भी भेज देता है कि इतने भी अचीव करो, ओके करके दो। और जब फाइनल अप्रूवल मिलता है तो फिर वो जो पार्ट है उसका प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो ये यही वर्क फ्लो सर होता है। जो फिफ्थ स्टेज में अगर मतलब प्रॉब्लम होता है कुछ मोल्ड टूल बनने के बाद असेंबली में, तो फिर वो मतलब फिर मॉडिफिकेशन होता है क्या? हाँ होता है ना, होता है ना। अगर कोई इश्यू होता है सपोज सिंक मार्क आता है या आपको कोई फीचर वो ठीक से बैठ रहा नहीं है, हम्म। ओके उस वो फीचर चेंज कर देते हैं तो वो होता है, उसके लिए अलग से ओके। कॉस्ट लगता है। ओके जी। फिर जी उस, सर। हाँ लेकिन वो मॉडिफाइड होता है। स्टील ओके। में कैसा करते हैं, अभी कहाँ पे होल होगा या मतलब हम्म। आपके फीचर की वजह से खड्डा होगा, आपको फीचर ही हटाना है तो वेल्डिंग वो करके फिर उसको पॉलिशिंग वो करके वो अचीव करते हैं उसमें। ओके सर। हाँ। ठीक। और ये जो थर्ड स्टेज है ना, फ्रीज होने के बाद भी ना, तो अभी कभी कभी होती है गलती, अगर कस्टमर कन्विंस होता है तो फिर वहाँ पे भी हो जाता है अरेंजमेंट, ओके। बट जी सर। अभी कैसा है, हमको प्रिकॉशन लेना चाहिए क्योंकि हमारा वर्क अच्छा हो कंपनी में। यस। उसके बाद ये जो है ये वही स्टेप है, 6 स्टेप अलग अलग कि पहले RFQ है, रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन, जो उसका यूज़ करके हमको प्रोजेक्ट मिलता है। देन P रिलीज, प्रोटो रिलीज, B रिलीज, ट्रायलिंग विथ फ्रीज, और टूल की कॉप मतलब टूल विल बी कट। और ट्रायल में क्या होता है कि T0 टू T4 फिजिकल सैंपल्स, हमारे पार्ट के एक्चुअल सैंपल्स हमको मिलते हैं, उसको चेक करके हम रिपोर्ट बनाते हैं।
कस्टमर भी वही पार्ट लेके जाता है, चेक करता है, उसकी भी एक रिपोर्ट देता है, और फिर हम जो है उसके इश्यूज है उसको सॉल्व करने पर फोकस करते हैं, और आफ्टर दैट एक अप्रूवल मिलने के बाद स्टार्टअप प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो ये कंपनी में क्या फ्लो है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जी सर। तो इसमें कोई डाउट व्हीकल डेवलपमेंट साइकिल में? नहीं सर। क्लासेस सरफेस कौन से सॉफ्टवेयर से बनता है अगर पूछा गया तो? अलाइव। एलियस। हाँ यस। ठीक है। उसके बाद क्या क्या अलग अलग सिस्टम होती है कार्स में, प्लास्टिक रिलेटेड ऑटोमोटिव? एक्सटीरियर सिस्टम होती है, इंटीरियर सिस्टम होती है। एक्सटीरियर सिस्टम में फ्रंट बम्पर, रियर बम्पर, हेडलैम्प, टेल लैम्प, और इंटीरियर सिस्टम में ए पिलर, बी पिलर, कंसोल, डोर पैनल और इंस्ट्रूमेंटल पैनल। ओके। जी सर। हाँ, और ये जो वर्क फ्लो है फर्स्ट स्टेज टू 6 स्टेज, ये आपको बताना होता है। कंपनी में पूछते हैं कि तुम्हारे कंपनी में कैसा काम किया, भाई ये सर्विस जो है तुमको दे दिया और तुमने कैसा काम किया, फिर तुमको बताते आना चाहिए कि वो पहले RFQ किया था, फिर वो हमको प्रोजेक्ट मिला, ये सर्विस पे मैंने क्लोज वॉल्यूम ओके फीचर ऐड वो कर दिए, और मतलब फिर एक बार मैच्योर डेटा होने के बाद हम प्रोटो के लिए रिलीज करें, फिर प्रोटो बनने के बाद उसको फिजिकली चेक करें, उसमें कोई हमको इश्यू आए थे उसको हमने सॉल्व करे, फिर हमारा स्टाइलिंग फ्रीज के लिए हमने डेटा कस्टमर को सबमिट कर दिया, कस्टमर ने हमको अप्रूवल दिए दे दिया कि डिज़ाइन इज़ ओके, हम स्टाइल फ्रीज करते हैं, आप टूल बनाने के लिए आगे जा सकते हो। फिर उस आगे हमने डेटा जो है टूल मेकर को भेज दिया, ठीक है। ये तो आपको बताते आना चाहिए। प्री रिलीज में प्रोटोटाइपिंग होता है वो क्या 3D प्रिंट होता है क्या? हाँ 3D प्रिंट होता है, मोस्टली 3D प्रिंटिंग ही होता है। अच्छा। हाँ, और जब मान लीजिए मतलब क्या बोलते हैं, हाँ, जब पर हम लोग बना रहे हैं वो टूलिंग के हिसाब से ही बनाएंगे बट वो होगा 3D प्रिंट। हाँ हाँ, जब बना रहे हैं टूलिंग के हिसाब से होगा, बट वो होगा 3D प्रिंट। अच्छा। ओके, 3D प्रिंट होगा क्योंकि वो हमको 15 एक दिन में चाहिए होता है ना, उतना हम्म। हमारे पास टाइम नहीं होता है। और फिर क्या होता है उसका बहुत बेनिफिट होता है, एक तो आपका पार्ट एज एक्चुअल जो टाइम आपने डेटा डिजाइन दिया है उस हिसाब से बन के आता है, और उसकी फिर असेंबली वो बहुत पता चल जाता है, कुछ कुछ फीचर में ब्रेक हो जाते हैं, गैप रह जाता है। ओके वो वो कौन क्या? वो 3D प्रिंट कौन सी टेक्नोलॉजी में होता है? हाँ, वो 3D प्रिंट जो होता है वो कौन सा टेक्नोलॉजी में होता है, लाइक मतलब FDM या फिर और कुछ? वो इतना डिटेल में नहीं पता, बट 3D प्रिंटिंग होता है मोस्टली बाहर ही, चाइना के लिए भेजा जाता है नहीं क्या। अच्छा अच्छा। और तो इतना पता नहीं डिटेल में, अगर कुछ पता हो हम्म, जाता है तो मैं उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन दे दूंगा कौन से ठीक। टाइप में होता है, ठीक है। हम्म, 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 और ये जो थर्ड स्टेज है ना, मतलब आपका डेटा हम्म, फिर से भी अच्छा हो गया ना, फिर आप क्या करते हो, ये कस्टमर को भेज देते हो। जैसे टाटा टेक्नोलॉजी में आप काम करते हो, फिर वो टाटा मोटर्स का आप भेज देंगे, बोलेंगे भाई अभी ये मतलब स्टाइलिंग फ्रीज कर दो, ये हम्म, चेक करो, फिर वो चेक करते हैं, अगर उसमें भी कोई उनको पॉइंट्स आते हैं तो फिर क्या करते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट भेज देते हैं, फिर आप अगेन वर्क करते हो, वो अचीव करते हो, और उसके हम्म, बाद फिर वो अप्रूवल देते हैं कि ठीक है अब आप आगे जा सकते हो टूल के लिए, नहीं क्या। हम्म, तो आपको मतलब कंपनी में काम करते हो ना, तब यही चीज़ें आपके कान पे आती है कि भाई प्रोडक्ट के लिए देना है, प्रोडक्ट के लिए डेटा देना है, स्टाइलिंग फ्रीज हम्म, करना है, स्टाइलिंग फ्रीज करना है, ठीक है। अच्छा। कस्टमर स्टाइलिंग फ्रीज नहीं कर रहा, स्टाइलिंग फ्रीज नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा ठीक है। तो हम्म, इसके लिए हम्म, ये टर्म्स आपको पता होना चाहिए। या कभी कभी बोलते हैं T0 सैंपल बहुत ठीक से आई नहीं, गंदे आ गई, वो तो बहुत काम करना तो पड़ेगा ये ये। जो T0T1 है, लाइक मतलब हम लोग टूल बना के, सॉरी टूल बना के बोल रहा हूँ, टूल के लिए बनाने के लिए जब बोल देते हैं उसके बाद कुछ सैंपल आता है मतलब टूल हाँ टूल तैयार। बन गया आपला पूरा, स्टील जो है स्टील मटेरियल से बनता है, हम्म, पूरा हम्म, बन गया, और फिर हम्म, वो इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन पे उसको लगा देते हैं। आपका जो भी मटेरियल है पार्ट का, ओके, हम्म, उसकी पाउडर जो है ऊपर में डाल के वो इंजेक्शन हो जाता है, और हम्म, आपका पार्ट हम्म, आ जाता है बन के।
हम्म। तो वो क्या रहता है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में भी डिफेक्ट होते हैं ना, मोल्ड वाले के पास से भी डिफेक्ट होते हैं, ओनली डिजाइनर के पास से गलती हो गया ऐसा नहीं ना, उनके पास से भी कुछ कूलिंग साइकिल मीट नहीं हो रहा, फ्लैशेस आ रहे तो क्लैंपिंग फोर्स प्रॉपर नहीं होगा, ठीक है, इजेक्ट अगर पार्ट पे ड्रैग मार्क्स कर रहे तो इजेक्टर जो है उनकी सिस्टम ठीक नहीं है, वो तो उनका काम है ना। ये चीजें आपको भी मतलब अंडरस्टैंड होना चाहिए, नहीं तो क्या करते हैं वो लोग आप पे ब्लेम डालते हैं कि ये डिजाइनर का इशू है, ठीक है, पार्ट फिल नहीं हो रहा, एक है ना प्लास्टिक डिफेक्ट है, हाँ हाँ हाँ, कोई जगह शॉर्ट शॉर्ट जो कुछ, होता हाँ वो फिल नहीं होता, वो तो फिर अगर इन्होंने मटेरियल ही प्रॉपर तरीके से मेल्ट नहीं हुआ, इंजेक्शन है। प्रेशर ही इनका प्रॉपर तरीके से नहीं है, वो उसमें फिर आपकी डिजाइनर की गलती क्या है, वो तो उनकी गलती है ना। ठीक तो सर वो तो मोल्ड फ्लो एनालिसिस में पता चल जाता होगा शायद। हाँ नहीं वो तो मोल्ड फ्लो एनालिसिस में चल जाता है, बट एक्चुअल हम्म, में कभी कभी इश्यू आ हाँ गया सपोज, जी सर। तो वो जो मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर है उसका इशू है ना, उसने वो मेल्टिंग टेम्परेचर वो सब चेक करना चाहिए, अगर वो डायरेक्टली आपको ही बोल रहा है ये डिजाइनर ने गलत पार्ट बना दिया, ये शॉर्ट शॉर्ट हो रहा है, मटेरियल फिल नहीं हो रहा है, तो आपको भी पता होना चाहिए ना कि नहीं ये तो मेरा इशू हम्म, नहीं है, तूने मेल्टिंग टेम्परेचर चेक किया क्या, तूने इंजेक्शन फॉर प्रेशर चेक किया क्या, ठीक है, ये आप ऐसा आंसर दे सकते हो ना उसको। जो है प्रोडक्ट डिजाइन इंजीनियर का मतलब कैसा होता है, जस्ट आपको कोई ये सरफेस वो मिल गया, आपने वो क्लोज वॉल्यूम बना दे, फीचर बना दे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। हम्म, अब तो हम्म, कैसा रहता है, कैसा है उसमें बहुत सारी डीप में चीजें बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्लोज वॉल्यूम हम करते हैं तो हम्म, बहुत चीजें डिटेल्स में बताने जैसी है, और बहुत इश्यू भी आते हैं, और कैड में कोई हेल्प नहीं करेगा, अगर आप लीड हो और लीड बोलेगा, लीड को आप बता रहे हो यार स्वीप ही नहीं बैठ रहा है यहाँ पे, सरफेस ही नहीं क्रिएट होगा, तो हम्म, चलेगा क्या, नहीं चलेगा ना। नहीं सर। तो ऐसे बहुत क्रिटिकल पार्ट्स होते हैं, तो वो आपको खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो आपको कंप्लीट करना है, नहीं क्या। जी सर। तो हमारा जो पर्पस है कि आपको इंडिपेंडेंट बना दे, ताकि आप जो है ना एक अच्छे तरीके से परफॉर्म करें कंपनी में जाने के बाद, आपको किसी हम्म, को पूछने की जरूरत नहीं रहे।